Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant scale up technique part 13. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने पाइप प्लांट के अंदर जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है कि सॉलिड डोजेस फॉर्म अगर आपको बनानी है और अगर आपने रिसर्च स्केल पे सॉलिड डोजेस फॉर्म क्रिएट किए जैसे कि सपोज आपने टैबलेट बनाई है तो टैबलेट के लिए उसे पायलट प्लांट से प्रोडक्शन स्केल तक ले जाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी की सारी जनरल कंसिडरेशन, वो सारी की सारी फॉर्मुलेशन के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स, वो सारे क्रिटिकल पैरामीटर्स, इक्विपमेंट्स, इन सब के बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, इंक्लूडिंग द क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ दैट सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए अपने को डिफरेंट कंसिडरेशंस देनी पड़ती हैं, वैसे ही डिफरेंट डोजेस फॉर्म चाहे वो लिक्विड हो या फिर सेमी सॉलिड्स हो उनके लिए भी अपने को डिफरेंट कंसिडरेशन लेनी पड़ेगी। तो आज अपन बात करेंगे फॉर लिक्विड ओरल्स, यानी कि स्केल अप ऑफ लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म, यानी कि जब आपको लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म बनानी है जैसे कि सस्पेंशन है, इमल्शन है, सॉल्यूशंस हैं, तब आप किस तरीके की स्ट्रेटजीज हैं जो रखोगे स्केल अप करने के लिए, यानी कि जो लैब स्केल से पायलट प्लांट पे और पायलट प्लांट से प्रोडक्शन स्केल तक आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, ये सारी की सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। Simple solutions are more straightforward to scale up but then require tanks to adequate size and suitable mixing capabilities. क्योंकि बात लिक्विड्स की है तो यहाँ पे ना तो कोई पंचिंग वाली बात है, ना ही कोई ग्रेनुलेशन की बात है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका स्केल अप है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को डालना है और उसको आपको किसी ना किसी कंटेनर में ट्रांसफर करना है। उसके बीच में जो रुक रुक के स्टेप्स आते थे जो कि किसी सॉलिड डोजेस फॉर्म में अपने को देखने मिलते हैं, वो अगर अपन पर्टिकुलर बात करते हैं सॉल्यूशन की जो कि एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, उसके अंदर वो चीज़ नहीं आती। बट इसके अंदर जो चीज ध्यान देने लायक है वो क्या है, टैंक्स। ऑब्वियस है, बहुत ही बल्कि होगा, लिक्विड होगा, तो उसके अंदर कौन सा पर्टिकुलर अपन एडिक्वेट साइज ऑफ टैंक यूज करें ताकि जो मिक्सिंग है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की वो प्रॉपरली हो सके। देन इट कंफर्म्स टू इट्स कंटेनर एट रूम टेम्परेचर। साथ ही साथ कंटेनर अपन कौन सा ले रहे हैं, रूम टेम्परेचर क्या है सॉल्यूशन के लिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी डिस्पर्स सिस्टम और सॉल्यूशन। अब जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए, इमल्शन, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। या तो वो सॉल्यूशन हो सकता है जैसे कि वो पूरा का पूरा होमोजेनियस सिस्टम है, या फिर वो डिस्पर्स सिस्टम हो सकता है जैसे कि इमल्शन एंड सस्पेंशन। अब तीनों ही तरीके में डिफरेंट डिफरेंट कुछ कंसिडरेशंस रहती हैं जो कि बनाने के समय अपने को ध्यान रखनी पड़ती हैं। In dispersed system, there are two or more phases where one phase is distributed in another. While जैसे कि अपन डिस्पर्स सिस्टम की बात करें, जैसे कि इमल्शन की बात करें, सस्पेंशन की बात करें, तो वहां पे क्या होगा, दो फेजेस होंगी, एक तो होगी डिस्पर्स फेज और एक होगी कंटिन्यूस फेज। डिस्पर्स फेज है जो कि कंटिन्यूस फेज के अंदर मिक्स हुई होगी, तो वहां पे जो वो डिस्पर्स फेज है उसको इसके अंदर कंपैटिबल करना, उसके लिए कुछ डिफरेंट क्रिटिकल पैरामीटर होते हैं जो कि अपने को ध्यान रखने पड़ते हैं। A solution refers to two or more substance mixed homogeneously, यानी कि जब अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे भाई सॉल्यूशन क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स बता रखे हैं, जैसे कि आप चीनी को पानी के अंदर घोल रहे हो तो वहां पे क्या होगा, एक होमोजीनियस सिस्टम बन रहा है, राइट। एक प्रॉपर आपको चीज मिक्सिंग दिख रही है, आपको कोई सेपरेट पार्टिकल्स नहीं दिख रहे, सेपरेट फेजेस नहीं दिख रही, तो दिस इज सॉल्यूशन। अब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं या फिर आपको डिस्पर्स सिस्टम बना रहे हैं, उसके हिसाब से लिक्विड डोजेस फॉर्म के पैरामीटर्स हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। तो वन बाय वन अपन एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि अपन को लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर ध्यान रखने चाहिए, उसके बारे में अगर अपन देखें तो ऑब्वियस है प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट। अब आपको जो मटेरियल लेना है, जो भी आप लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाने के लिए ले रहे हैं, ऑब्वियस एक लिक्विड होगा, सॉल्वेंट होगा, कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, फ्लेवरिंग एजेंट्स होंगे, कलरिंग एजेंट्स होंगे, उनकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, कितनी कितनी क्वांटिटी होगी उन रॉ मटेरियल्स की, वो सारी की सारी चीज़ है जो कि आपके पास सेलेक्टेड होनी चाहिए। देन यू हैव टू मेजर एंड वेट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटीज। फिर लिक्विड की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, उनकी जो मिक्सिंग्स हैं वो कौन से पर्टिकुलर कंटेनर में होगी, किस तरीके से रहेगी, रोटेशन क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, स्पीड क्या रहेगी, ये सारे के सारे क्रिटिकल फीचर्स वहाँ पे आएंगे। देन फिलिंग एंड पैकेजिंग। फिलिंग एंड पैकेजिंग में कितनी क्वांटिटी आपको किस कंटेनर में फिल करनी है, किस तरीके से उसकी पैकेजिंग रहेगी, कंटेनर का साइज क्या रहेगा, पैकिंग कंटेनर कैसा रहेगा, ये सारी की सारी चीजें अपन नेक्स्ट स्टेप में ध्यान रखेंगे। देन द क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि जो फिनिश प्रोडक्ट है स्टोरेज का, उसकी क्वालिटी, यानी कि उसके कोई इवोल्यूशंस करना, कि आपने जो फॉर्मुलेशन बनाई है फिर उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं है, क्या वो प्योर है ना, उसमें कोई इंफीरियर क्वालिटी वाला सब्सटेंस तो नहीं है, कोई फॉरेन पार्टिकल तो उसके अंदर नहीं आ गया।
ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अपन इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब वन बाय वन अगर फॉर्मुलेशन के थ्रू अपन एग्जांपल देखें कि भाई कौन कौन सी लिक्विड फॉर्मुलेशंस हैं और अपने को उसमें कौन कौन से पैरामीटर ध्यान रखने पड़ते हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के समय, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया कि बेसिकली क्या होता है, 2 मोर सब्सटेंस मिलते हैं बट मेक अ होमोजीनियस सिस्टम, राइट। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था शुगर इन वाटर। इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, सिंपल है, फॉर्मुलेशन सिंपल बन रही है, कोई सस्पेंशन वाली बात नहीं है कि पार्टिकल सस्पेंड होंगे तो अपने को कुछ इस तरीके के स्पेसिफिक एजेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, पर सिंपल अपने को फॉर्मुलेशन में चीजें ऐड करनी है और एक सिंपल सॉल्यूशन बनेगा। तो मेन जो दिक्कत है यहाँ पे ये रहती है कि कौन सा मिक्सर अपन यूज कर रहे हैं सिस्टम को मिलाने के लिए, साथ ही साथ किस कंटेनर में डाल रहे हैं, उस कंटेनर का साइज क्या है। तो इम्पेलर डायमीटर क्या है, मिक्सिंग किस तरीके से हो रही है, टैंक का साइज क्या है, नंबर ऑफ इम्पेलर क्या है मिक्सिंग करने के लिए, इम्पेलर का टाइप कौन सा है, किस तरीके से मिक्स कर रहा है, देन मिक्सिंग कैपेबिलिटी कितनी है, रोटेशन स्पीड उसकी कितनी है, हाइट ऑफ फिल्ड वॉल्यूम इन द टैंक कितना है, यानी कि आपने कितना लिक्विड टैंक में फिल कर रखा है। मोस्टली जैसे कि बताया कि 3/4 है जो कि टैंक फिल होना चाहिए। नंबर ऑफ बैफल्स कितने हैं, ट्रांसफर सिस्टम कितना है, क्लियरेंस बिटवीन इम्पेलर ब्लेड्स एंड वॉल ऑफ मिक्सिंग टैंक्स वो प्रॉपर कितनी है, कितना समय में ब्लेड्स में से लेगा और मिक्सिंग टैंक्स में कितना डालेगा। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अपन सॉल्यूशन के अंदर नोट करते हैं। यानी कि बेसिकली 3 चीजें देखी जाती हैं, एक तो कि जो टैंक है उसका साइज कितना है, दूसरा आपका इम्पेलर है वो कितना है, और तीसरा आपने टैंक में कितना लिक्विड है जो कि फिल किया है। ये 3 जो मेन चीजें हैं सॉल्यूशन के अंदर देखी जाती हैं। फिर आगे बात करें हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये सिंपल कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सिस्टम के कि ये अपने को ध्यान देने होते हैं कि आप हीटिंग कितने टेम्परेचर पे कर रहे हो, वेंटिलेशन कितना दे रहे हो, एयर कंट्रोल कैसे कर रहे हो सिस्टम का, क्योंकि ऑब्वियस आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि मेंटेन करना है। देन मोस्टली आप जो कंटेनर्स यूज करते हो कोई भी लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, तो अपने को ये पता है कि लिक्विड अपन जब ले रहे हैं तो कोई ना कोई स्टेनलेस स्टील कंटेनर के अंदर अपन मिक्सिंग कर रहे हैं। अब मिक्सिंग करने के दौरान ऑब्वियसली जो चीज लिक्विड है तो लिक्विड के कारण आपका जो मटेरियल है, जो मेटल है, उसका कोरोजन हो सकता है, उसका क्षयन हो सकता है। बट आपकी जो फॉर्मुलेशन है वो कंटिन्यू उसके अंदर रहेगी, कंटिन्यू बैच टू बैच है जो फॉर्मुलेशन बनती रहेगी, तो वो कोरोजन आपके ड्रग के अंदर नहीं आ जाए, आपका कंटेनर जल्दी खराब ना हो, उसके लिए कुछ प्रोटेक्शंस है जो कि किए जाते हैं। वो क्या किए जाते हैं, उसे कहते हैं पैसिवेशन। अब पैसिवेशन क्या है, इसके अंदर बेसिकली प्री रिएक्टिंग द स्टेनलेस स्टील विथ एन एसिडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन टू रिमूव द सरफेस एल्केलिनिटी ऑफ द स्टेनलेस स्टील, दिस प्रोसीजर इज नोन एज पैसिवेशन। यानी कि जो पर्टिकुलर आपका मेटल है जो कि स्टेनलेस स्टील है जो कि कोरोसिव हो सकता है ड्यू टू द लिक्विड जो कि आपकी फॉर्मुलेशन के रूप में ले रहे हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए आपका जो स्टेनलेस स्टील है उसे आप पहले से ही प्री रिएक्ट करवा देते हो यूजिंग एसिटिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। जिससे क्या होगा, आपकी जो सरफेस की जो एल्केलिनिटी है वो रिमूव हो जाएगी और जो स्टेनलेस स्टील है उस पर कभी कोरोजन नहीं आएगा ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन मेकिंग, एंड दिस प्रोसीजर नोन एज पैसिवेशन। तो दिस इज बिफोर पैसिवेशन एंड दिस इज आफ्टर पैसिवेशन। बेसिकली पैसिवेशन में क्या होता है, जो आपका स्टेनलेस स्टील है उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है जिससे कि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनेगी, और प्रोटेक्टिव जो ऑक्साइड लेयर बनेगी वो आपके मटेरियल को, मेटल को कोरोसिव नहीं होने देगी, उसका क्षयन नहीं करने देगी। इंटरेक्शन विथ मेटेलिक सरफेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूज ऑफ ग्लास और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन लाइनर्स। साथ ही साथ जो मेटेलिक सरफेसेस हैं उसमें जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं उसको अपन कम कर सकते हैं अगर अपन ग्लासेस ले लें, ऑब्वियसली ग्लास में रिएक्शन नहीं होगी। साथ ही साथ उनके ऊपर जो कोटिंग है वो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन यानी कि जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन का पूरा नाम ये है केमिकल फॉर्मूला पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, उसकी अगर लाइनिंग कर दें तो भी अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सस्पेंशन की। ऑब्वियसली सस्पेंशन इज अ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, बट लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी इट इज अ डिस्पर्स सिस्टम। कैसे, 2 फेजेस होंगी, एक होता है डिस्पर्स फेज जो कि होता है इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल्स, एंड कंटिन्यूस फेज होता है डिस्पर्शन मीडियम जिसके अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो जो डिसॉल्व किए जाते हैं यूजिंग अ सस्पेंडिंग एजेंट। जैसे कि अगर अपन बात करें जैसे सेंट है, सेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो इस तरीके के आपको एक हेटेरोजेनियस सिस्टम मिलेगा, यानी कि डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल मिलेंगे
कुछ हैं छोटे पार्टिकल नीचे की तरफ सेडिमेंट में दिखेंगे, कुछ हैं जो कि सिस्टम है जो कि फ्लो के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज सस्पेंशन, यानी कि इनसॉल्युबल पार्टिकल जब किसी लिक्विड में डाले जाते हैं तो दिस इज द सस्पेंशन। अब उन इनसॉल्युबल पार्टिकल को सिस्टम में सस्पेंड करवाने के लिए अपने को इसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालना पड़ता है। तो जब आप एक लैब स्केल से, पायलट प्लांट स्केल से, और जब आप उसे प्रोडक्शन स्केल पे लेके जाओगे तो यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट्स कितनी क्वांटिटी में डाल रहे हो, आपकी ड्रग पूरी की पूरी वेट हुई या नहीं हुई, ये नॉर्मल कंसिडरेशन भी आपको लिक्विड की सस्पेंशन टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म में देखने पड़ते हैं। जैसे वन बाय वन बात करें, सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में दिक्कत क्या है कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो भीगते नहीं है, वेट नहीं होते हैं, इसलिए अपने को इसमें सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है। वरना क्या होगा, सस्पेंडिंग एजेंट अगर प्रॉपरली नहीं वर्क करेगा तो आपका जो सस्पेंशन है उसमें जैसे आप उसको मिक्स करोगे तो आपकी सतह पर ही आपका पूरा का पूरा ड्रग रह जाएगा, वेट नहीं होगा, और जैसे जैसे मिक्सिंग होगी वैसे वैसे उसके अंदर बबल्स हैं जो कि क्रिएट होते रहेंगे, उसके अंदर एयर है जो कि एंट्रैप्ट होती रहेगी। क्यों? क्योंकि बड़े-बड़े मिक्सचर्स के अंदर इसको क्लोज़ली है जो कि बनाया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि सस्पेंशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत करती हैं। तो इनको जनरल कंसिडरेशन में सबसे पहले लिया जाता है। सस्पेंशन, द पैरामीटर टू बी कंसीडर्ड आर फॉर स्केल अप ऑफ सस्पेंशन एज फॉलोज, यानी कि कौन-कौन सी चीज़ें अपने को सस्पेंशन बनाने के समय स्केल अप के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले यूज़ ऑफ वर्सेटर। अब वर्सेटर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब फॉर्मुलेशंस हैं जो बनाते हैं तो उसमें एयर है, एयर बबल्स हैं जो कि बन जाते हैं जब आप उसको मिक्स करते हो। ऑब्वियस है, सस्पेंशन में अगर सस्पेंडिंग पार्टिकल प्रॉपर्ली आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को वेट नहीं कर पाता है तो क्या होगा, वो सरफेस पे रहेंगे और आप इसको मिक्स करेंगे तो बबल्स क्रिएट होंगे, एयर एंट्रैप्ट होगी। एयर एंट्रैप्ट होगी तो अगेन आपके फॉर्मुलेशन के अंदर दिक्कत रहेगी। तो उसके लिए इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं विच इज नोन एज वर्सेटर। वर्सेटर में बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, जिससे क्या होगा, जो भी आपकी एयर एंट्रैप्ट है सिस्टम के अंदर वो सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी। So to avoid the air entrapment in suspension, we have to use versatile type of equipments. Then वेटिंग ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, साथ ही साथ आपने जो सस्पेंडिंग एजेंट डाला है वो प्रॉपरली वेट हुआ है या नहीं हुआ है, या वो प्रॉपरली वेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है एपीआई को, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एडिशन एंड डिस्पर्शन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, कितना आपने एडिशन किया, कितना आपने सस्पेंडिंग एजेंट डाला है, डिस्पर्शन किस तरीके से हुआ है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैटेगरी क्या है, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू द बैच साइज, आप कितना बल्क है जो कि फॉर्मुलेशन का बना रहे हो उसके हिसाब से आपको इक्विपमेंट का साइज भी डिपेंड करता है। दिस इज अगेन द जनरल कंसिडरेशन। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि टैबलेट में अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं, इसलिए यहाँ पे अपन बहुत ही स्मॉल स्केल पे देख रहे हैं, बट जो सारी नॉर्मल कंसिडरेशंस हैं जो कि वो सारी होती ही हैं इसमें भी। देन टाइम कितना अपने को उसको रोटेट करना है, टेम्परेचर कितना देना है, रिक्वायर फॉर हाइड्रेशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, यानी कि जो सस्पेंडिंग एजेंट अपन डाल रहे हैं जो कि अपनी वेटिंग प्रॉपर्टी के कारण है, जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को वेट करवाएगा, उसको कितने समय तक, कितने टेम्परेचर तक उसके अंदर भिगो के छोड़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। दे आर द जनरल पैरामीटर, दे आर द जनरल कंसिडरेशन फॉर मेकिंग सस्पेंशन। देन मिक्सिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, हाई स्पीड शुड नॉट बी यूज एटलीस्ट टू फॉर द एयर इंटरप्टमेंट। ऑब्वियस है, अगर आप ज़्यादा स्पीड रखोगे मिक्सिंग की तो क्या होगा, एयर इंटरप्ट होगी, और अगर एयर इंटरप्ट होगी तो अपने को वर्सेटर का यूज बार बार करना पड़ेगा। देन mesh size, particle size of active ingredient 10 to 25 micron, must be able to remove the foreign particles and sieve selected based on the production batch size trials. प्लस ऑब्वियसली आप क्या यूज कर रहे हो यहाँ पे, सस्पेंशन, तो सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, उसके अलावा कोई फॉरेन पार्टिकल भी हो सकता है जिसे अपन को रिमूव करना है। डिफरेंट पार्टिकल साइज होंगे तो आपकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, ट्रांसफर ऑफ ड्रग है, उसमें डिफिकल्टी होगी। उसके अंदर अगर अपन बात करें तो वहाँ पे मैश साइज यानी कि जो सिव आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि 10 to 25 माइक्रोमीटर जो पार्टिकल्स हैं उसको आसानी से फिल्टर कर सके। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो सस्पेंशन है उसका जो पार्टिकल साइज रेंज है वो आपको 10 to 25 माइक्रोन तक ही देखने को मिलेगा, इससे बड़ा नहीं मिलेगा। तो इससे जो बड़े पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको फॉरेन पार्टिकल्स को है जो कि आसानी से वो रिमूव कर सके, साथ ही साथ प्रोडक्शन के लिए भी वो काफी कैपेबल हो। फिर लास्ट अपन बात करते हैं इमल्शन की। इमल्शन इज अगेन अ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, बट सस्पेंशन से ये कहाँ डिफरेंट है, ऑब्वियस है वहां पे
जो डिस्पर्स फेज थी वो क्या थी, इनसॉल्युबल पार्टिकल, पर यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज है, जो डिस्पर्शन मीडियम है, बेसिकली इमिसिबल लिक्विड्स हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें इमल्शन में, तो जैसे ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर क्या है आपस में, इमिसिबल। अब ऑयल कंटिन्यूस फेज में है या वाटर कंटिन्यूस फेज में है, उसके आधार पे जो इमल्शन है वो दो तरीके का होता है, ऑयल इन वाटर, जहाँ पे वाटर है जो कंटिन्यूस फेज में है, ऑयल है जो कि कम फेज में है। तो ऑयल के डिस्पर्स सिस्टम्स आपको डिस्पर्स फेज उस डिस्पर्शन मीडियम में देखने को मिलेंगी। वाइल अगर अपन बात करें, अब बात कर रहे हैं अपन इमल्शन की, तो इमल्शन के बारे में बता दिया है कि जैसे ये बाईफेजिक लिक्विडोजस फॉर्म है, जिसमें दो डिफरेंट फेजेस होती हैं जो कि इमिसिबल इन नेचर हैं आपस में, लाइक ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। और इन दोनों को स्टेबल करने के लिए अपन इसमें डालते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स, और उसके साथ ही साथ अपन एक विग्रस शेकिंग देते हैं यूजिंग होमोजेनाइजर्स, जिससे क्या होगा, सरफेस टेंशन रिड्यूस होगी और आपके पार्टिकल्स हैं जो कि मिसिबल होंगे और एक प्रॉपर इमल्शन है जो कि फॉर्म कर लेंगे, जिसके अंदर कोई भी अपने को जो सेपरेट फेज है वो नहीं दिखेगी। अब इमल्शन में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि अपने को ध्यान रखने चाहिए जब अपन लैब स्केल से लार्ज स्केल पे उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वन बाय वन अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले है होमोजेनाइजिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि वो इक्विपमेंट जो कि होमोजेनाइजर के रूप में काम आ रही है, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए यूज की जा रही है। ऑब्वियस है क्योंकि आप ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर रहे हो, दोनों ही इमिसिबल इन नेचर है। अब इमिसिबल नेचर है तो वहां पे अपने को विग्रस शेकिंग भी देनी पड़ेगी उनको मिक्स करने के लिए, उसके पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए, ताकि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि सरफेस टेंशन रिड्यूस करके वर्क करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस पे, वो आसानी से अपना काम कर सके। साथ ही साथ टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इवोल्यूशन ऑफ इमल्शन याद है तो वहां पे मैंने आपको बताया था जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, आपका सिस्टम कंसंट्रेटेड हो जाएगा, आपके फेज में दिक्कत आएगी, और बहुत कूलिंग होगा तो आपका सिस्टम में क्रिस्टल्स क्रिएट हो सकते हैं। तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा आपको मॉनिटर करना पड़ता है वाइल मेकिंग इमल्शन। मिक्सिंग इक्विपमेंट क्या रहेगा ताकि आसानी से है जो कि आपका इमल्शन मिक्स हो सके इन होमोजेनाइजर प्रोसेसिंग। फेस की डेंसिटीज क्या रहेंगी, फेस की डेंसिटीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेंगी, तो ऑब्वियस है सेपरेशन भी जल्दी होगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी के चक्कर में लिक्विड है जो कि डिफरेंट फेजेस में आने की कोशिश करेंगे, और डिफरेंट फेजेस में आने की कोशिश करेंगे तो लेयर्स हैं जो सेपरेट होंगी और इनकम्पैटिबिलिटी होगी। तो जो डेंसिटीज हैं उनको इक्वल करने के लिए अपन ऑयल के अंदर क्या डालते थे, अगर आपको याद है, अपन डालते थे अल्फा ब्रोमो या फिर ब्रोमो, जो सिस्टम्स होते थे वो सिस्टम की जो डेंसिटीज हैं वो इक्वल करते थे। तो इक्वल करने से क्या होगा, सिस्टम है जो कि प्रॉपरली मिसिबल भी हो पाएगा, राइट। देन बात करते हैं इन प्रोसेस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फिल्टर्स। ऑब्वियस है टू रिमूव द फॉरेन पार्टिकल्स और टू रिमूव द लार्जर सिस्टम्स वी हैव टू मेक फिल्टर्स, ताकि क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी आपके साथ साथ फिल्टर हो जाएं, क्योंकि लिक्विड फॉर्मुलेशन हैं तो लिक्विड फॉर्मुलेशन में आपको हमेशा इसको फिल्टर करना ही पड़ेगा। फिर फेज वॉल्यूम, आप कितना डिस्पर्स फेज ले रहे हो, आप कितनी डिस्पर्शन मीडियम ले रहे हो, दिस इज ऑल्सो डिपेंड कि आप कौन से तरीके की फॉर्मुलेशन बना रहे हो, और साथ ही साथ आपकी स्टेबल फॉर्मुलेशन बनेगी या नहीं। इसके अंदर भी क्रिटिकल फेजेस आती हैं कि इससे ज़्यादा परसेंटेज आप डिस्पर्स फेज के अंदर नहीं ऐड कर सकते, वरना क्या होगा, आपका सिस्टम इनकम्पैटिबल हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी अपने को ध्यान रखनी पड़ती हैं। देन स्क्रीन्स, अगेन किस तरीके से अपन इसको फिल्टर कर रहे हैं, फिलिंग इक्विपमेंट्स कौन से हैं, पंप्स कौन से हैं जो एक पर्टिकुलर कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इसको शिफ्ट कर रहे हैं, फेस की विस्कोसिटी कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि अपने को ध्यान देनी पड़ेंगी। फेस की विस्कोसिटी कितनी है और कितनी विस्कोसिटी में डिफरेंसेस तो नहीं है, विस्कोसिटी में अगर डिफरेंस हुआ तो अगेन आपका जो इमल्शन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आज स्टूडेंट्स अपन इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको चीज़ समझ आई हो। आज अपन ने जो डिस्कशन किया है वो सारा का सारा अपन ने डिस्कशन कर दिया है लिक्विडोसिस फॉर्म का। लिक्विडोसिस फॉर्म के अंदर अपन ने देख लिया है कि 3 तरीके की लिक्विडोसिस फॉर्म अपन ने देखी है, सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड इमल्शन। इसमें अपने को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो जो मेन चीज़ है वो है आप इक्विपमेंट का साइज क्या ले रहे हो, मिक्सिंग आप किस तरीके से कर रहे हो, वेटिंग एजेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, डेंसिटीज क्या हैं, फिल्टर्स क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में ध्यान देनी होती हैं। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स की। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या जनरल कंसिडरेशंस हैं वो अपन सारी की सारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.
I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.